Hello beta, welcome back. So we were doing chapter 11 foreign exchange rate, right? You remember in the last class I have asked you a question. मैम की आवाज़ कैसी आ रही है ना, गला बैठ गया है थोड़ा, शादी पार्टी इंजॉय कर करके ज़्यादा है ना. चलिए, so what was the question that I asked? Yes, devaluation and depreciation are one and the same thing. Defend, refute. So what is the answer you thought of? Yes, the answer is no. They are not the same thing. They are two different concepts. Why? Because devaluation comes under fixed exchange system, which is deliberately done by the government of India, right? Deliberately the government does it to keep the value of the currency low so that they can encourage exports to earn foreign currency, right? On the other hand, depreciation is the concept or the thing which is happening. It is because of flexible exchange rate system and it is not deliberate. It is automatic adjustment mechanism of the foreign exchange rate according to the change in the value of countries' currencies, right? So yes, both of them impact is same, but both of them are not the same concept. They are different concept. Okay बेटा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे इसका आंसर करना है, ठीक है. चलिए अब चलते हैं आज की क्लास के लिए, आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं पढ़ तो चुके होंगे आप अब तक. 1 2 3. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. नंबर 1 इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, नंबर 2 इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड नंबर 3 इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स. एक एक करके हम तीनों के पास चलते हैं फटाफट, है ना. सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. Fixed exchange rate system is that system in which exchange rate is fixed by RBI. इसमें exchange rate fixed रहता है, exchange rate change नहीं होता. कौन fix करता है? RBI इसको fix करके रख देता है on the instruction of the government, right? तो पहले क्या होता था, अभी तो देखो हम देखते हैं ना $1 इज इक्वल टू, मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू इतना. एवरी कंट्री एक्सप्रेसेस देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. तो ये सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम. पहले जो सिस्टम हम फॉलो करते थे वो था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. उसमें क्या था, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के साथ टाई करती थी, उससे कंपेयर करके डिसाइड करती थी कि उनकी करेंसी की वैल्यू मतलब कितनी है, राइट. उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू एंड पेगिंग, व्हेन यू टाई योर करेंसी टू सम अदर थिंग, राइट. सो दैट वाज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. पहले चलता था जब ये गोल्डन वुड सिस्टम था, गोल्डन एरा था. उसके बाद धीरे धीरे हमने मतलब ब्रिटेन वुड सिस्टम आ गया, जिसमें हमने डॉलर को यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया, राइट. ओके, फिक्स एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है. क्या कौन फिक्स करता है उसको? आरबीआई फिक्स करता है, राइट. वो चेंज नहीं हो सकता. दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. और इसके अंदर जो 2 टूल्स हैं वो हमारे क्या हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन. जब गवर्नमेंट या आरबीआई डेलिबरेटली उसको $1.80 को 85 कर देता है या फिर 75 कर देता है, राइट. That is fixed exchange rate system. Second is flexible exchange rate system. What is flexible? As you can see by the name, flexible, changing, है ना. या फिर floating exchange rate system भी बोलते हैं इसको, जो चेंज होता रहता है, तैरता रहता है हमेशा, राइट. In this the exchange rate is left to the free play of market forces. कौन सी market forces होती हैं बेटा? Demand and supply of foreign currency. जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाती है, वहाँ ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है, राइट. ये कैसे मैनेज होता है? ये डिमांड सप्लाई अपने आप मैनेज करते हैं. इसमें थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स interact with each other and then they buy and sell foreign currency and because of that the demand and supply keeps on changing. इसमें जो tools हैं वो depreciation and appreciation. 80 से 85 is depreciation, 75 is appreciation, right. The last one, the third one, is a mix of both these. Managed floating exchange rate system, which is fixed by market forces, right? Demand and supply, just like the flexible exchange rate system. But the government or the RBI, the central bank, intervenes to adjust the changes. मतलब ये है कि घर वाले अलाउ भी करते हैं बाहर जाने के लिए और एक टाइम भी बांध देते हैं कि तब तक घर आना है. वही क्राइटेरिया है इसका मैनेज फ्लोटिंग का. इसको क्या बोलते हैं? इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं और इसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्स है.
क्यों? क्योंकि फिक्स तो कर रही है मार्केट फोर्सेस, और वो कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है वो रेंज सेट कर दी है आरबीआई ने कि भैया अगर $1.80 है तो वो 78 तक आ सकता है या 82, मान लो उन्होंने ये रेंज सेट की है. फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल वी आर टेकिंग. So these are the boundaries set by the central bank, right? And what is the value? 80, but that is fixed by the market forces. तो इसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करके उसको धक्का देके नीचे या ऊपर एडजस्ट करके मैनेज कर देगा, राइट? So that's why it is known as hybrid for dirty floating. So these are the three types of exchange rate mechanism: fixed exchange rate, flexible exchange rate and dirty floating. I hope आपको समझ में आ गया the types of exchange rate system, right? चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं अभी क्लास आज के लिए. अब आते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. सबसे पहले बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. तो आपको क्या लगता है बेटा, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों होती है? वाई डू पीपल डिमांड फॉरेन करेंसी? देयर कैन बी सम रीजंस फॉर इट. व्हाट कैन बी द रीजंस? नंबर 1, आपको फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी ना, इंडिया का रुपीस तो चलेगा नहीं वहाँ पे. So for tourism purpose people demand foreign country currency, right? Number 2, you want to import any good or service. For that कुछ import करना है अगर बाहर से तो foreign currency चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए, right? You want to send some gift to your parents, your uncle, aunt who are in abroad. So unilateral transfers to abroad. You want to buy some property in England or in foreign country, purchase of assets in foreign country. Yeah, or you want to make any investments in foreign country. Yeah, or you want to give any donation to some foreign country. Or you want to take the benefits of changes in exchange rate and you want to buy the foreign currency for speculation. What is speculation? When there is changes in the value of foreign currency. So what you do, when it is low you buy, when it is high you sell, just like the stock exchange market, right beta? So these are the various reasons by which a person will demand foreign currency. अब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़ा जोर डालो और ये सोचो आप फॉरेन कंट्री घूमने कब जाओगे? जब $1.80 से 90 होगा या 80 से 70 होगा? सोच के बताना, ठीक है? सोच लिया? क्या आंसर सोचा आपने? कब जाओगे आप फॉरेन कंट्री घूमने के लिए? जब $1.80 से 70 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें तो अभी सस्ता पड़ेगा ना. 90 में तो हमें कॉस्टली मिलेगा सब कुछ, बाहर हम क्यों जाएंगे? सो यस, सो द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द फॉरेन एक्सचेंज हैव नेगेटिव रिलेशनशिप. दिस इज द डिमांड here, this is the foreign exchange rate here. So the diagram is the reverse diagram. Why? Because जैसे ही exchange rate बढ़ेगा demand कम हो जाएगी. As you can see exchange rate 90 था तो demand 50 है, कम हो गया तो demand बढ़ गई. Okay? Because when exchange rate rises, the goods of foreign countries or anything in foreign country becomes costlier for Indians. So they tend to avoid, and on the other hand vice versa. When the foreign currency का country का rate अगर exchange rate का rate कम हो जाएगा तो foreign country के goods cheaper हो जाएंगे, so the demand will rise. So that's why the demand of foreign exchange and the foreign exchange rate are negatively related. Okay, so this is the topic till demand. We are left with now two topics, supply and equilibrium, that we will cover in the next video. Till then I am leaving you with one question, right? So you have to give me the reasons of supply. I have stated the reasons of demand. You tell me the reasons of supply and which we shall discuss in the next class. Okay beta, tab tak ke liye quickly keep on revising and studying. Any doubts you can write in the comment section. See you in the next video.